तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं मोनालिसा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। चारा फसलों की बुआई पर जानकारी। टमाटर की फसल में रोग व कीट नियंत्रण। दुधारू पशुओं के लिए गर्मी के मौसम में हरे चारे की किल्लत देखी जाती है। अतः आप ज्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया तथा मूंग आदि चारा की बुआई कर गर्मी के मौसम में भी हरे चारे की उपलब्धता बनाए रख सकते हैं। परंतु हरे चारे की बुआई में खेत की तैयारी, चारा फसलों की उन्नत किस्में, बीज की मात्रा इत्यादि पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि देखा जाता है कि चारा वाली फसल में इन पहलुओं पर किसानों द्वारा अनदेखी की जाती है, जिससे कि चारे का उत्पादन कम मिलता ही है। अतः किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में हरा चारा प्राप्त करने हेतु हरे चारे वाली फसलों की बुआई में किन किन बातों को अमल करें, इस संदर्भ में जानकारी लेने के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आप दुधारू पशुओं के पालन में हरे चारे के महत्व को तो जानते ही हैं, जिसकी उपलब्धता यदि वर्ष भर बनी रहे तो पशुओं को पौष्टिक आहार मिलने के साथ साथ पशुओं के खानपान में लगने वाली लागत को कम करते हुए इस व्यवसाय से अच्छी आय ली जा सकती है। अतः आप फरवरी से लेकर मार्च तक कुछ प्रमुख चारा फसलों की बुआई करके गर्मियों में हरे चारे की उपलब्धता को बनाए रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, सर्वप्रथम हम चारा फसलों की बुआई के लिए भूमि चयन की यदि बात की जाए तो अच्छे जल निकास वाली दोमट, बलुई दोमट भूमि इसकी खेती के लिए उपयुक्त है। बात आती है प्रजातियों के चयन की, तो इसके अंतर्गत ज्वार की कुछ प्रमुख प्रजातियां विकसित की गई हैं, जो इस प्रकार हैं: SSG 988, SSG 898, PC 23 तथा MP चरी, SSG 59 इत्यादि इसके लिए उपयुक्त प्रजातियां हैं। लोबिया की उन्नत प्रजातियों में रशियन जॉइंट UPC 5287, UPC 5286 तथा इकफ्री 450, इकफ्री 8401, इकफ्री 8503 उपयुक्त प्रजातियां हैं। चारे के लिए मक्का की अफ्रीकन टाल एवं J1003 प्रजाति सबसे अच्छी है। यदि इन किस्मों का बीज न मिले तो संकर, गंगा 11, गंगा 7 या कंपोजिट मक्का, किसान, विजय भी बो सकते हैं। बाजरा की उन्नतशील प्रजातियां, चारे के लिए संकर बाजरा या कंपोजिट बाजरा, जायंट बाजरा तथा राज बाजरा अच्छी किस्में हैं। संकर बाजरा की द्वितीय पीढ़ी का बीज चारे की बुआई हेतु प्रयोग किया जा सकता है। सूडान की उन्नत प्रजातियों में शीर्षा 153, SSG 100, पायरस इत्यादि प्रमुख हैं। किसान भाइयों, चारा फसलों से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए उचित बीज दर को ध्यान में रखते हुए बुआई की जानी चाहिए।
जिसके लिए यदि आप ज्वार की फसल ले रहे हैं तो 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। लोबिया के लिए एकल फसल के लिए 40 से 45 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। यदि इसे मक्का या एमपी चरी के साथ मिलाकर बोया जाए तो 15 से 20 किलोग्राम बीज का प्रयोग करना चाहिए। मक्का के लिए 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए पर्याप्त होता है। मक्का के साथ लोबिया की सह फसली खेती करने पर मक्का 30 से 40 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बाजरा के लिए शुद्ध फसल के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। मिलवा फसल में बाजरा तथा लोबिया 2:1, 2 लाइन बाजरा तथा 1 लाइन लोबिया में बोना चाहिए। इसके लिए 6 से 7 किलोग्राम बाजरा बीज की आवश्यकता होती है तथा सुडान की फसल लेना है तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, बुआई पूर्व यदि बीज शोधित न हो तो थिरम या अन्य किसी भी फफूंदनाशी से जिसकी मात्रा 2 से 3 ग्राम हो प्रति किलोग्राम बीज को अवश्य शोधित कर ले। यदि बात करें पोषक तत्व प्रबंधन की तो क्रमशः ज्वार के लिए 30 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 30 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय प्रयोग करें। 1 माह बाद 30 किलोग्राम नाइट्रोजन दे। प्रत्येक कटान के बाद 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग करें। लोबिया के लिए बुआई के समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। मक्का के लिए संकर तथा संकुल किस्मों में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर देना आवश्यक है। नाइट्रोजन की 2/3 मात्रा तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय तथा शेष 1/3 नाइट्रोजन बुआई के 30 दिन बाद खेत में डालना चाहिए। ज्वार, सुडान एवं बाजरा के लिए 30 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 30 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय प्रयोग करें। 1 माह बाद 30 किलोग्राम नाइट्रोजन दें। प्रत्येक कटान के बाद 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बुआई विधि की। तो चूँकि ये फसल हम चारे में प्रयोग के लिए ले रहे हैं, अतः छिटकवा विधि से भी बुआई कर सकते हैं। लेकिन यदि लाइन में बुआई करते हैं तो 10 से 15% तक चारे की अधिक उपज ले सकते हैं। इस प्रकार 25 से 30 दिन बाद आप पहली सिंचाई अवश्य कर दें। उसके बाद चूँकि यह गर्मी की फसल है, अतः आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, बहुकटान वाली फसलों में मुख्य रूप से ज्वार, सुडान एवं बाजरा की फसल से 3 से 4 कटाइयाँ प्राप्त होती है और लोबिया से 2 एवं मक्का से केवल 1 कटाई दी जाती है। किसान भाई, कटाई करते समय यह ध्यान रखें कि आपको जब भी कटाई करनी हो तो भूमि में उचित नमी का होना आवश्यक है ताकि चारे में विषाक्तता उत्पन्न न हो। टमाटर की खेती किसान भाई वर्ष भर करते हैं, लेकिन इस फसल में कई तरह के कीट एवं रोगों का प्रकोप देखा जाता है, जिसके कारण टमाटर की फसल को भारी क्षति होती है। लेकिन अधिकतर किसान भाइयों को इन रोगों व कीटों के नियंत्रण की जानकारी नहीं होती है। अतः किसानों की इस समस्या को देखते हुए टमाटर की लगने वाली कीटों के नियंत्रण की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने मुलाकात की एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RBS गुर्जर से। जिन किसान भाइयों ने टमाटर की फसल लगा रखी है, उसमें अभी आप देख रहे हैं कि टमाटर में कुछ बीमारियों का असर दिखने लगा है। खास करके पत्ती पर जो आप देख रहे हैं धब्बा रोग दिखाई दे रहा है, जिसको हम ब्लाइट कहते हैं। ब्लाइट की वजह से जो पत्ते ऐसे लगते हैं जैसे कुछ झुलस गए हों, और ऐसे पत्तों को के कारण पौधा बहुत कमज़ोर हो जाता है और जिनमें फूल आ रहे हैं उनका फूल झड़ जाता है और फूल की जगह पर पत्ते के जो ज़्यादातर जो पत्ते पर झुलसा रोग आया है उससे फूल झड़ जाता है और टमाटर नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को में अपना स्प्रे का जो छिड़काव का जो शेड्यूल है वो तैयार करें। उसमें एक COC आता है जिसको ज़्यादातर किसान भाई जानते हैं, जिसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या हम
नीला तोता का दवाई कहते हैं, जिसको ब्लाइटॉक्स 50 के नाम से भी जाना जाता है, उसको 2 ग्राम और बावस्टीन या कार्बाडेंजिम जो दवाई हम बताते हैं उसको 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के अनुसार खेती पर जो है आप छिड़काव करें और 10 से 15 दिन के बाद में फिर दोबारा इसको एक बार फिर छिड़काव करें। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस बादल की वजह से और जो इस समय नमी बनी हुई है और धूप कम निकल रही है, इसके कारण चेपा रोग जिसको हम कीड़ा है एक, और जो बिल्कुल एकदम हरा हरा सा दिखाई दे रहा है और वो रस को चूसता है और उससे जो फूल हैं वो झड़ जाते हैं और टमाटर नहीं बन पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि किसी किसान भाई के यहाँ चेपा रोग दिखाई देता है तो उसको बिल्कुल अभी इसी समय स्प्रे करना चाहिए, जिसमें वो इकालक्स दवाई या डाइमेथोएट उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और 10 से 15 दिन के बीच में फिर दोबारा उसको दोहराएं। में लीफ माइनर एक कीड़ा है जो कि पत्ती के बीच बीच में चलता है और वो एक तरह से सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ बना रहा है। ये कीड़ा पत्ती के एक बार अंदर घुस जाता है और पत्ती के अंदर जो हरा हरा हिस्सा होता है उसको खाता रहता है। इससे पत्ता को काफ़ी जो है नुकसान होता है और पौधा कमज़ोर हो जाता है। इसे यदि ऐसे कीड़ों को यदि किसान भाई समय समय पर नियंत्रित करते रहेंगे तो उसकी फसल ज़्यादा अच्छी रहेगी। उसके लिए वो एक साइपरमेथ्रिन दवाई आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर दवाई के अनुसार छिड़काव करें। यदि मान लो उसमें फल आने लग गए हैं या फल पकने लग गए हैं तो इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इसमें कम से कम 7 से 8 दिन का जो है गैप रहता है, जिसके बाद में ही हमको फल का इस्तेमाल करना चाहिए। इस जगह पर आप साइपरमेथ्रिन की जगह पर आप मेलाथियन दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका कि 1 से 2 दिन के अंदर उसका जो जहर का जो असर है वो ख़त्म हो जाता है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कुछ पौधों में जो है वायरस आ जाता है। वायरस से क्या होता है कि पत्ते बिल्कुल छोटे छोटे हो जाते हैं और उसका झुग्गा बन जाता है और एक तरह से जो है वो पौधे की बढ़वार रुक जाती है। उससे उसमें फूल आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो फूल फल में परिवर्तित नहीं होते और उससे किसान को एकदम काफ़ी नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में जिस समय यदि जिन पौधों में इस तरह की जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, पत्ते बिल्कुल छोटे छोटे हो गए हैं, सिकुड़ गए हैं या उसकी बढ़वार एकदम रुक गई है, तो ऐसी स्थिति में जिन पौधों में ज़्यादा नुकसान हो गया है उनको वो उपाड़ दें और जिनमें यदि कम है तो उसकी टहनी को उस टहनी को काट करके और पूरे खेत पर किसी भी जो सिस्टेमिक फंजीसाइड वो इंसेक्टिसाइड है, एमिडाक्लोपिड के नाम से जो इंसेक्टिसाइड जो कीटनाशक आता है, उसको 4 लीटर पानी में 1 मिलीग्राम के अनुसार छिड़काव करें, जिससे कि वो आगे चल कर के बीमारी वो कीटाणु हैं वो मर जाएंगे और उससे जो है आगे वो नई फसल सुरक्षित रहेगी। इसके साथ साथ जिन पौधों में ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है, यानी कि ज़्यादा उसमें पत्ती का झुलसा रोग आ गया है या उसमें वायरस ज़्यादा आ गया है, तो ऐसे पौधों को उखाड़ करके और नष्ट कर दें, जिससे कि दूसरे पौधों में बीमारी नहीं फैले। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। सुकरों में होने वाले विभिन्न रोग व बचाव उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सूकर पालन की बात की जाए
तो इससे निरंतर अच्छी आय का जरिया बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि सूकर को रोगों के प्रकोप से बचाया जाए। यदि इसमें लगने वाले रोगों की बात करें तो मुख्य रूप से खुजली, मुंहपका, खुरपका, स्वाइन फ्लू इत्यादि रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है। परंतु देखा जाता है कि सूकर पालकों को इनमें लगने वाले रोगों की पहचान तथा नियंत्रण उपायों की जानकारी नहीं होती, जिसके कारण सूकर पालन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हम सूकर पालन कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि सूकर का कौन कौन सा बीमारी होता है, हमको उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। अतः किसान भाइयों, सूकरों में लगने वाले रोग का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, इस विषय पर जानकारी दे रही हैं राजकीय वेटनरी कॉलेज BAU रांची विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रिचा। देखा जाए तो जन्म से उनमें आयरन की कमी होती है, तो 3 दिन में और 13 दिन में एक आयरन का इंजेक्शन लगाया जाता है फेरिटास, जो कि डीप इंट्रा मांस में दिया जाता है 1 ml। और उसके बाद उनको जो होती है बीमारियां वो मेनली वायरल होती हैं, जो कि FMD खूरा पका बोलते हैं हिंदी में, और एक स्वाइन फीवर होती है। इसका जो इंजेक्शन लगाया जाता है 2 माह के में दिया जाता है बच्चों को ये इंजेक्शन। तो और 2 माह के बाद 1 माह के बाद फिर उसका बूस्टर दिया जाता है और फिर उन्हें 6 माह के बाद रिपीट किया जाता है। तो FMD से जो होता है कि उनके मुंह में और खुरों में बहुत घाव हो जाता है। मुंह के घाव तो ठीक हो जाते हैं पर खुरों में वो चल फिर नहीं पाते हैं, तो इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चों में ये इनका इंजेक्शन लगाया जाए और फिर इसे 6 माह में रिपीट किया जाए। स्वाइन फीवर जो होता है उसमें बहुत तेज़ बुखार होता है सुअरों को, वो खाना पीना छोड़ देते हैं। इसमें जो मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है, 80% के लगभग में, और इसका कोई इलाज नहीं है। तो बस यही है कि उन्हें सुई समय पर लगवाना चाहिए। और दूसरा देखा जाता है कि सूकरों में, बच्चों में, जो बच्चे सूअर होते हैं उनमें ये डायरिया का बहुत होता है, तो डायरिया से काफ़ी बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इसके लिए उन्हें इंजेक्शन लगाया जाता है एक एंटीबायोटिक एनरोफ्लॉक्सासिन का, अगर दिया जाए 15 kg बॉडी वेट पे 1 ml इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। और दूसरा सूकरों में जो बीमारी होती है मेन होती है वो चर्म रोग। तो चर्म रोग के लिए एक आइवरमेक्टिन का सुई लगाई जाती है 35 kg बॉडी वेट पे, चमड़े के अंदर लगाया जाता है वो। ये उससे चर्म रोग जो होता है वो उसकी रोकथाम के लिए है। और इसके अलावा अगर घरेलू नुस्खा वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे करंज का तेल, कपूर वगैरह, ये सब नीम का तेल उनके चमड़ों पे लगाया जा सकता है, जिससे इनकी बीमारियों का रोकथाम हो सके। के अतिरिक्त किसान भाइयों, इसमें अंतः परजीवियों का भी प्रकोप देखा जाता है, जिसके लिए पाइपराजिन, थायोबेंडाजोल 50 से 100 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार, इन औषधियों में से किसी एक औषधि द्वारा हर 4 महीने के उपरांत अंतः परजीवियों की रोकथाम करना अति आवश्यक है। बाह्य परजीवियों में जूं, मक्खी, गलीच, चमोकन के प्रभाव से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इनके कारण सूकरों में खुजली होती है। इनकी रोकथाम के लिए ब्यूटॉक्स, एक्टोमिन, आस्कोबियल 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर दवाई को घोलकर पूरे शरीर पर छिड़काव करना चाहिए। और इन सभी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो सूकरों में होने वाली बीमारियों का रोकथाम किया जा सकता है, उनकी मृत्यु दर पर काबू पाया जा सकता है, ताकि ये एक लाभकारी बिजनेस बन सके। गन्ना, जो प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है, यदि इसकी पेड़ी फसल की बात करें तो यदि किसान पेड़ी गन्ना फसल के बावक फसल की तरह प्रबंध करे तो पेड़ी गन्ने से बहुत अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि किसान भाई गन्ने की बावक फसल में तो ध्यान देते हैं, लेकिन पेड़ी की फसल को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि ऐसे ही उत्पादन मिल जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। पेड़ी गन्ना से अधिक उपज के लिए बावक गन्ने की कटाई से लेकर पोषक तत्व एवं सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ कुछ तकनीकी प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जिस पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर धीर सिंह। गन्ना काटने के बाद में गन्ने की जो नीचे जड़ होती हैं उससे कुछ पौधे निकलते हैं, जिसको हम गन्ने की रैटून या उसको गन्ने की पेड़ी कहते हैं। अच्छी पेड़ी हो उसके लिए कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जिसकी रैटून भी अच्छी होती हो, जैसे 97-222 है और
3220 है, 767 है, 8436 है। तो इस प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनकी रैटून भी अच्छी होती है। इसके साथ साथ एक बात और रखने की ज़रूरत है, और अमूमन तौर पर मोटे तौर पर हम आपको बताएं कि 15 फरवरी के आसपास या फरवरी के प्रथम सप्ताह से लेकर के मार्च के मध्य तक यदि जिस खेत में हमें रैटून रखनी है उस खेत से बाबा गन्ने की कटाई की जाती है तो उसमें रैटून अच्छी होती है। एक और बात है जिसमें पैसा नहीं लगता है, काटने की विधि। तो इसके लिए आवश्यक है कि गन्ने की कटाई हम ज़मीन से मिला करके करें। लेकिन आप जानते हैं कि आजकल श्रमिकों की कमी है कि इन दशाओं में ऐसा कर सकते हैं कि जब खेत से पूरा गन्ना काट लिया जाए तो उस खेत में एक यंत्र आता है, रैटून सेवर आता है। रैटून सेवर में क्या होता है कि वो ट्रैक्टर चालित होता है। उस ट्रैक्टर चलने वाले में क्या होता है कि उसके नीचे पंखे लगे रहते हैं, और वो जब खेत में चलते हैं तो जो आपकी मेड़ हैं उन मेड़ों को के ऊपर जो भी गन्ने खड़े रहते हैं वो उनको काटते हुए चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो मेड़ के बिल्कुल समतल होती चली जाती हैं, और उसके द्वारा बाद में जब गन्ना निकलता है तो यूनिफॉर्मली निकलता है। अगर हमारे पास रैटून सेवर यंत्र नहीं है या व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हम ये भी ध्यान कर सकते हैं कि जो फावड़ा है उस फावड़े से जो फालतू के गन्ने ऊपर खड़े हुए हैं उनको हम काट करके अलग कर दें, और उसको करने के बाद में फिर उसमें हल्का पानी लगा दें। हल्का पानी लगाने के बाद में फिर उसकी निराई गुड़ाई करके और उसमें जो पोषक तत्व है उसको हम लगा दें कि जो रैटून है गन्ने की उसमें लगभग 25% ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। इसलिए कम से कम 150 से लेकर के 180 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटास देने की आवश्यकता पड़ती है। ये आधी मात्रा नाइट्रोजन की और पूरी मात्रा फास्फोरस पोटास की जो गन्ने में हम पानी लगाते हैं और पहली गुड़ाई करते हैं, गुड़ाई करने के बाद में जो कूड़ है उस कूड़ के दोनों तरफ हम हल से लाइन खोल करके उसमें आधी मात्रा नाइट्रोजन की, पूरी मात्रा फास्फोरस और पोटास की दोनों दशा में लगाते चले जाते हैं। उसके बाद उसको जो कूड़ है उसको बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से उसका अंकुरण होना शुरू हो जाता है। इससे एक फ़ायदा और होता है कि जो पुरानी जो जड़ें होती हैं वो कट जाती हैं और नई जड़ें आ जाती हैं, तो उससे वो पोषक तत्वों को अच्छी तरह से ग्रहण करती हैं। एक अहम सवाल और पूछा जाता है कि एक तरफ तो जो गन्ने की पत्तियां सूखी होती हैं उनको हम बिछाएं खेत में, तो उससे क्या होता है कि जो आपकी नमी है वो संरक्षित रहती है। दूसरा जो खरपतवार है वो नहीं उग पाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यदि हमने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो उसमें क्या अक्सर देखा गया है कि उसमें नीचे जो कीड़े होते हैं वो कीड़े की संख्या बढ़ती चली जाती है, और जो भी गन्ना उसमें निकलता है रैटून के द्वारा उसको वो खाने लगते हैं। तो उसके लिए आवश्यक है जब हम इसमें ट्रेस मैनेजमेंट करें, गन्ने की सूखी पत्तियों को उसमें बिछाएं, उससे पहले हम किसी सिस्टमिक जो आपका इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशी दवाई है, उसको प्रॉपर रूप में उस खेत में पहले छिड़क दें, और उसके बाद समान रूप से कम 2-3 सेंटीमीटर मोटी तह और सूखी पत्तियों की हम समान रूप से इसमें बखेर दें। एक बात यहाँ पर और बताना चाहते हैं कि खरपतवार नियंत्रण का जहाँ तक सवाल है उसके लिए हम या तो कल्टीवेटर चला दें, हल चला दें, फावड़े से उसकी निराई गुड़ाई कर दें, हो से निराई गुड़ाई कर सकते हैं। तो इसके लिए इसमें जल प्रबंधन की बहुत आवश्यकता होती है, और शुरू से ही इसमें 20-20 दिन के अंतराल पर हमको पानी लगाने की आवश्यकता होती है। जब ये इसकी कनोपी बढ़ जाती है उसके बाद हम उसको 15 दिन या 20 दिन के इंटरवल पर पानी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जब आप इसमें खरपतवार नियंत्रण करेंगे, ठीक से पानी दे करके और खाद डालेंगे और समय पर इसकी हम कटाई करते हैं, तो हमारी जो रैटून है वो अच्छी प्रकार से ग्रो। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ग्राम उमरा, जिला भागलपुर के कृषक अभिषेक कुमार, आपने अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से मेंथा की नर्सरी प्रबंधन पर जानकारी चाहिए है। तो अभिषेक कुमार जी, आपकी जानकारी है तो प्रस्तुत है अन्नदाता कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। तो सर्वप्रथम बात आती है उन्नतशील किस्मों की। मेंथा की उन्नतशील किस्मों के अंतर्गत शिवालिक,
कालका, हिमालय, कोसी, कौशल, सक्षम इत्यादि प्रजातियां हैं जिनका कि किसान भाई चयन कर सकते हैं। किस्मों के चयन के बाद अब जो महत्वपूर्ण क्रिया आती है वह है नर्सरी बेड की तैयारी तथा अपनी सुविधा अनुसार क्यारियां तैयार कर लेते हैं। प्रति क्यारी 20 से 25 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद डालकर फावड़े से अच्छी प्रकार मिला लेते हैं। तत्पश्चात इन क्यारियों में सिंचाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रति एकड़ रोपाई हेतु नर्सरी में बुआई के लिए 30 से 35 किलोग्राम सकर्स की आवश्यकता पड़ती है और इन सकर्स को 3 से 4 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट लें। इसके पश्चात जड़ों का शोधन अति आवश्यक है, जिसके लिए कार्बेंडाजिम नामक दवा की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना लेते हैं और इन टुकड़ों को 15 से 20 मिनट तक इस घोल में डुबोने के बाद सिंचाई की गई क्यारी में टुकड़ों को इस प्रकार से छिटकते हैं कि एक स्थान पर एक से अधिक सकर्स इकट्ठा न गिरे। उसके बाद झाड़ू से थपथपा देते हैं ताकि टुकड़े मिट्टी से अच्छी तरह चिपक जाएं। टुकड़ों को छिटकने के पश्चात गोबर की सड़ी कार्बनिक खाद या वर्मी कंपोस्ट की एक परत बिछा देते हैं। उसके पश्चात पुआल या अन्य घास फूस से क्यारी को ढक दें। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।